हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अब भारत के मीडिया आउटलेट्स देखेंगे तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहां पर इस बात पर डिबेट हो रही है कि अगर अगर अमेरिका पूरी तरीका से डोमिनेट करके ईरान को अगर हरा देता है तो उसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट है वो चाइना नहीं भारत होने वाला है। लेकिन मैं ये जो इनका एक अपना ये तकिया कलाम है या कहिए कि इनका जो अपना स्टैंड है, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि उनके क्या उद्देश्य है या उनके पास क्या डेटा है इसे कहने के पीछे, और जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे मेरा क्या है। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो बना चुका हूं कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो अमेरिका और इजराइल दोनों का जो है वो चाइना होने वाला है, भारत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे विश्लेषक भी हैं जो इसको गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगला जो टारगेट है वो भारत होने वाला। तो देखिए, हम दोनों तरीका के विचार जो हैं उन्हें आपको बताने वाले हैं कि उनके क्या डेटा है और मेरा क्या डेटा है कि जो इस बात को सही सिद्ध करता है कि नहीं, नेक्स्ट टारगेट जो है वो चाइना होगा। देखिए, आते हैं और इसको देखते हैं। यानी कि अगला जो भू राजनीतिक चुनौती है वो अमेरिकी रणनीतिक और आत्मनिर्भरता जो है वो क्या करने वाली है। यानी कि अगला जो निशाना है वो कौन है, वो भारत है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं उसे भी हम देखेंगे। वो एक चिंतक हैं, उनकी थ्योरी लेकर के आते हैं। यानी कि मैकेंडर जो है उनकी थ्योरी है हार्टलैंड थ्योरी, और इस थ्योरी के द्वारा वो ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं जो भारत के विश्लेषक हैं कि देखिए, अगला जो टारगेट है वो भारत होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अमेरिका का अंतिम रणनीतिक लक्ष्य रूस और भारत पर नियंत्रण पाना है, ऐसा वो मानते हैं। सॉफ्ट और डिजिटल उपनिवेशवाद, यानी कि वो ऐसा कैसे करेंगे, यानी कि सैन्य हमले के बजाय अमेरिकी नीतियां और रिजीम चेंज की तकनीक के द्वारा और डेटा पर अपनी निर्भरता बना करके भारत को ये नियंत्रण वो हासिल करना चाहते हैं। अब देखिए, तकनीकी हथियारकरण यानी कि तकनीक को वेपनाइजेशन करने के बाद में युद्ध के समय विदेशी डेटा और ब्लाउड्स जो भी सेवाएं हैं, यानी कि विदेशी सेवाएं हो या फिर जो डेटा का जो एक्सेस है उसको रोक करके भारत को वो एक तरीका से नियंत्रित करना चाहते हैं। और ऐसा ही वो और डेटा देते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि स्वदेशी तकनीक जो है अगर हमने विकसित नहीं की तो ये भारत का जो है, जैसे कि जीपीएस हो गया या अपना जो एआई का उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे लेकर के वो भारत को जो है एक तरीका से अटैक करेंगे। और रक्षा क्षेत्र के अंदर भी उनके द्वारा ये विश्लेषण किया जाता है कि देखिए, रक्षा क्षेत्र में हम आज भी जो है अमेरिका तकनीक और अमेरिकी डिफेंस जो भी उनके वेपन हैं उनके ऊपर आज हमारी निर्भरता दिखने के लिए मिलती है। तो एक ये भी कारण उन्होंने बताया कि देखिए, अगर हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी या फिर अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत नहीं किया तो आने वाले समय में ये हमारे लिए चुनौती बनने वाला है। आत्मनिर्भरता ही सुरक्षा की कुंजी है। और लास्ट में वो ये बताते हैं कि देखिए, अगर हमको जो है सुरक्षा चाहिए तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इनका ये विश्लेषण है वो गलत क्यों है, और ये जो कारण है, यानी कि एक थ्योरी के द्वारा आप ये नहीं कह सकते कि आप ये थ्योरी आज से 50 साल पहले दी गई है, इसी कारण से अमेरिका भारत पर जो है नेक्स्ट टारगेट करेगा। अब मैंने देखिए इस पे इतनी सारी वीडियो बनाई और मैंने आपको ये बताया है कि भारत जो है वो आने वाले समय की महाशक्ति है। और मैंने ये भी आपको एक वीडियो में बताया है, अलग से वीडियो मैंने बनाई थी कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो अब चाइना होने वाला है, दोनों का, यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों का जो है नेक्स्ट टारगेट। उसका डेटा क्या है वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो में बताया, मैं अभी आपको इसको भी बताता हूं। देखिए, अभी जो है एक तरीका से एकदम जो चैलेंज है वो चाइना, यानी कि अगर आज देखो, भू राजनीति में एक बात जो है कॉमन है कि आज से 10 साल बाद क्या होगा उसको ज्यादा नहीं, जो आज चुनौती है वो सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करना जो है सही माना जाता है। चाइना आज अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप ये जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, बताया था कि देखिए, चाइना डायरेक्ट नहीं जाएगा, रूस डायरेक्ट नहीं जाएगा ईरान के वार में, लेकिन ये लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है वो आगे से प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए। और वही कार्य देखिए, आज पूरी मीडिया आउटलेट्स क्या छप रहे हैं कि अमेरिका और जो चाइना है और रूस है वो बैक में जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं ईरान को, और इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं कि जो अमेरिका का जो म्यूनिशन है वो सारा का सारा समाप्त हो जाए और अमेरिका एक कमजोर हो जाए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वार के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारा तो वैसे भी अमेरिका कमजोर हुआ है एज ए वीपन की तरीका से। अगर उनका जो है एम्युनिशन देखा जाए तो वो एक तरीका से यूरोप का भी और बहुत तरीका से अमेरिका का भी एक तरीका से एम्प्टीनेस आ चुकी है। अब देखिए, ये जो बात बता रहे हैं ये बता रहे हैं पीछे ऐसे पास्ट में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आज आपको डेटा देता हूं उसका कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले जो इनका चुनौती है वो चाइना है, क्योंकि चाइना ही एक डी डॉलराइजेशन के लिए और अपना जो अपनी जो मुद्रा है उसको जो है एक रिजर्व करेंसी बनाने की फिराक में है। तो सबसे पहले दूसरा देखिए, चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया गया है यूरोप और अमेरिका के द्वारा।
और आज यही जो इन्होंने जिन पाला है, ये जिन इतना बड़ा हो चुका है कि बोतल से बाहर आ चुका है। अगर आपको याद हो तो लगभग $1 ट्रिलियन का जो है इनका ट्रेड सरप्लस रहा है अब की बार। तो आप याद रखना कि ये, और उधर से अगर आप दूसरी ओर पलट के देखोगे तो अमेरिका एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, और ये जो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी अगर इसमें देखेंगे आप तो लगभग $902 बिलियन का जो है ये क्या है, ये ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का पूरी दुनिया के साथ में। तो एक और तो आप देखोगे कि 1 ट्रिलियन का क्या है सरप्लस है, और दूसरी आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेट 1 ट्रिलियन का ही क्या है डेफिसिट है। तो ये जो अंतराल है भारत का, तो अब देखोगे अमेरिका के साथ में तो लगभग जब ये जो ट्रेड डील नहीं हुई थी उससे पहले कितना था, $47 बिलियन का हम सरप्लस में थे। लेकिन अगर ये अभी क्योंकि पूरी तरीके से एग्जीक्यूट तो हो नहीं रही है, अगर आज ये एग्जीक्यूट हो भी जाती है तो $80 बिलियन के हम सरप्लस में जाएंगे अमेरिका के साथ में। तो एक तो ये कारण है कि अभी भारत के लिए, अमेरिका के लिए भारत जो है एकदम जो है एक खतरा जो है महसूस नहीं होता। दूसरी देखिए, भारत के अंदर एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी होने के कारण भारत कभी भी अगर किसी भी देश के लिए चुनौती बनता है तो उसको रोकने के लिए हमारे यहां पर दूसरे राजनीतिक दल हैं। लेकिन चाइना के अंदर आप देखोगे तो वन मैन आर्मी है, और ये जो वन मैन आर्मी है जिसका पूरा टारगेट या पूरा का जो ताकत है वो शी जिनपिंग या उनके जो प्रीमियर होते हैं उनके अंदर होती है। तो आप समझिए कि भारत से डरना होगा या फिर सबसे पहले कंटेन चाइना को करना होगा। तो एक बड़ी बात है। वैसे तो देखिए, भारत तो आने वाले 30 वर्ष में 20 वर्ष में जो है एक महाशक्ति बनने वाला है, लेकिन इमीडिएट चैलेंज क्या है? आप ऐसा नहीं है कि इमीडिएट चैलेंज को छोड़ करके आप आने वाले फ्यूचर में कोई खतरा है उसके लिए पहले लड़ाई लड़ते हैं। ये तो हम सामान्य जीवन में भी नहीं करते। तो आप सोचिए कि जब हम एक भू राजनीति की बात करते हैं तो वहां पे ये संभव हो नहीं पाता। तो हमारे देश के जो ये विश्लेषक हैं वो भी भांति भांति के हैं, और वो एक थ्योरी ला करके कहते हैं कि देखिए चाइना नहीं ये टारगेट होने वाला है। तो देखिए, भारत जो इमीडिएट चैलेंज अमेरिका के लिए पेश नहीं कर रहा है, इमीडिएट चैलेंज जो है वो अमेरिका के लिए है चाइना। इसीलिए ये जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह ये युद्ध चलने वाला है, क्योंकि 4 सप्ताह के लिए मंजूरी है जो कांग्रेस है या कहिए व्हाइट हाउस की। उसके बाद में दोबारा से जो है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि उनके जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनको दोबारा से जो है एक फंड चाहिएंगे, और ये जो फंड है आप जानते हैं कि बिना कांग्रेस की सहमति के ये फंड नहीं मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका को ये युद्ध जीतना है ईरान वाला, तो उनके पास में 2 से 3 सप्ताह का जो टाइम है इसी के अंदर इसको निपटाना होगा। लेकिन चैलेंज अलग है, जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान जो है उसका अपना अगर जो टोपोग्राफी देखेंगे आप तो ज्यादा आप पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पहाड़ियां हैं वो आपको ईरान के अंदर दिखाई पड़ेंगी। तो जो ईरान है उसकी जो टोपोग्राफी है उसको देखते हुए तो आप मानेंगे कि ईरान जो है थोड़े लंबे समय तक लड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि ईरान के अंदर के जो लोग हैं वही इनके जो अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है और ये जो इकोसिस्टम है इसके खिलाफ है, और जो सूचना है वो जो ईरान के लोग ही वो कहां पहुंचा रहे हैं, वो अब इजराइल के पास और अमेरिका के पास में। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इनके जीतने का ईरान और ये जो इजराइल और अमेरिका का, वो है एरियर सुपरमेसी और टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी। यानी कि एरियर सुपरमेसी इनके पास है, इनके पास में अपना डिफेंस सिस्टम भी है। वैसे एक अलग चुनौती ये है कि अभी भी अमेरिका जो है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है अपने एयर बेस पर उनको कंटेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो भी हो जाएगा। उसके बाद आता है टेक्निकल सुपरमेसी, और जैसे ही जहां से भी ईरान जो है अपने न्यूक्लियर या फिर अपनी जो मिसाइल से उनको दाग रहा है उसी समय उसको क्या करा जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है कि अच्छा यहां से मिसाइल आई है, तो वहीं पर जो है लगातार ताबड़तोड़ जो है वो हमला किए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो ईरान है उसके पास में किसी भी तरीका का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो देखिए ये सारा का सारा जो इशू है वो ये बनकर के आता है कि एक बार ये युद्ध खत्म होता है, उसके बाद तुर्की और अमेरिका के लिए क्यूबा, और फिर उसके बाद में 9 से 10 महीना या फिर 1 साल आप ज्यादा से ज्यादा मानिए, फिर आप चाइना को कंटेन होता हुआ देखेंगे। और ये मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी बताया था, और मैं आज भी यही कह रहा हूं कि ये होने वाला है। अभी दुनिया का जो ध्यान है वो करंट इशू पर है कि देखिए अभी तो ये युद्ध मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, और मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो बदल जाएगा इसकी युद्ध के बाद में। और लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। देखिए जो सबसे ज्यादा है वो जो ईरान के पास में जो मिसाइल है अभी भी वो ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का ही असला बचा हुआ है, और 1 सप्ताह के बाद में ईरान की
साइड से मिसाइल दागनी हो जाएंगी बंद। अब उसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं इजराइल के अंदर भी आपने देखा होगा कि इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, उनके द्वारा भी ये बोला गया है कि अभी हमने अपने जो ट्रूप्स हैं वो ग्राउंड पर नहीं उतारे हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम ग्राउंड ट्रूप्स उतार कर भी इस पूरी की पूरी जो रिजीम है उसको समाप्त कर देंगे। तो ये आप देखिए ज्यादा समय नहीं है, 2 सप्ताह से 3 सप्ताह मैक्सिमम जाएगा। 2 सप्ताह के अंदर अंदर ये सारा आप चेंज होता हुआ देख लेंगे। देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले आप 2 प्रश्नों पर विचार कीजिए। देखिए ये जो विश्लेषक हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है कि भू राजनीतिक संघर्ष यानी कि यूएस की जो स्ट्रेटजी को समझने के लिए 1904 के किस सिद्धांत की बात की गई है। बताइए कि 100 साल से ज्यादा पहले का जो सिद्धांत है उसको लेकर के आज ये बता रहे हैं। देखिए द रिमलैंड थ्योरी, दूसरा है द हटलैंड थ्योरी, तीसरा है सी पावर थ्योरी और चौथा है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो बता देना आपको आंसर पता ही है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आधुनिक युद्ध में जीपीएस यानी कि जीपीएस स्पूफिंग जो है, यानी कि जीपीएस आप जानते होंगे ना लोकेशन के लिए, ट्रेस करने के लिए, इसको भी क्या कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं कि जो पोजीशन है उसको बिल्कुल ही अलग दिखाया जा सके। और इनके द्वारा ऐसा बताया गया कि देखिए आने वाले समय में अगर हमें जीपीएस की आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो आप जानते हैं कि भारत के पास में अपना ही जीपीएस यानी कि नेविक है, लेकिन नेविक से ज्यादा जो एक्यूरेसी है वो जीपीएस की है। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है अमेरिका उसके अंदर भी स्पूफिंग कर दे भारत को हराने के लिए। देखिए ये तो पॉसिबल है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन भारत पर आक्रमण करेगा ये विश्लेषक उनका गलत है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जीपीएस सिग्नल का पूरी तरह का बंद हो जाना, दूसरा है दुश्मन के लोकेशन को ट्रैक करना, तीसरा है कोऑर्डिनेट बदलकर विमान को रनवे की जगह खेतों में लैंड करा देना, जो विभूतरा जीपीएस स्पूफिंग का मतलब क्या है, और चौथा है केवल मिलिट्री ग्रेड जीपीएस का उपयोग करना। अगर आप आंसर जानते हैं तो सही है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर इन दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इजराइल ईरान युद्ध एक हैंडओवर की रणनीति क्या है। यह अकेले इजराइल का युद्ध नहीं है, अमेरिका भी इसमें जो है सीधे तौर पर शामिल है, ये आप जानते हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट को इजराइल के भरोसे छोड़कर वहां से निकलना चाहता है, यानी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को इजराइल के भरोसे छोड़कर। देखिए अगर ऐसा होता तो अमेरिका बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन कारण यह है कि जो अमेरिका है उसके अपने इंटरेस्ट जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है। और आपको उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है कि देखिए जो ईरान है उसके पास में क्रूड ऑयल के बड़े भंडार हैं, और अमेरिका जितना भी घाटा, जितने भी लोग अलग अलग वीडियो बना रहे हैं ना कि अमेरिका की ये मिसाइल तोड़ दी, अमेरिका के ये विमान गिरा दिए, वो सारा का सारा ईरान के ही क्रूड ऑयल से जो है वसूलने वाला है अमेरिका। तो वो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, अमेरिका के पास में वो पूरी की पूरी एक रणनीति है और एक्सपीरियंस है। तो वो तो ऐसा देखिए, ऐसे लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि भारत के अंदर भी जो है इस तरीका की उम्मत के लोग रहते हैं, तो वो इस तरीका के जो टाइटल वाले वीडियो होते हैं उन्हें ज्यादा देखते हैं। और सच्चाई आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है कि इसमें से विजित होकर के इजराइल और अमेरिका ही निकलने वाले हैं, और दोनों जो है ईरान के ही जो अपने क्रूड ऑयल्स हैं उनके रिसोर्सेस हैं, बाद में उनका ही प्रोसेसिंग करके ये सारा धन वसूलने वाले हैं, क्योंकि जो पिट्ठू आने वाला है अब वो अमेरिका और इजराइल ही सपोर्ट होने वाला है। तो ये चिंता बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य है अपनी सेना को इंडो पैसिफिक और भारत रूस पर केंद्रित करना। देखिए ये तो अभी नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल गलत है, जो शुरू में ही मैं बता चुका हूं। नोबेल शांति पुरस्कार की बातें केवल दिखावा थी और वो ठीक है होंगी। देखिए ये है मैकिंडर का सिद्धांत है, जिसको हम 1904 में दिया गया था हेल्फोर्ड मैकिंडर जो है उनके द्वारा, और इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने बताया था कि देखिए अगला जो टारगेट होने वाला है वो क्या होगा, भारत होगा। और भारत का जो है स्पेसिफिक नाम नहीं था, लेकिन साउथ एशिया का जो नाम वो था। ईरान के बाद अमेरिका का अगला टारगेट चीन नहीं भारत होगा, जो कि गलत विश्लेषण है, यही मैं आपको बता रहा हूं। भारत अमेरिका का वर्तमान दोस्ती स्थायी है, वो तो बिल्कुल ही, देखो स्थायी कुछ भी नहीं होता। अगर जियोपॉलिटिक्स की समझ होती इन लोगों को तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये दोस्ती स्थायी जैसा कुछ नहीं होता, सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। देखिए डियागो गार्सिया का प्रश्न है मालदीव और मॉरिशस। देखिए अब जो डियागो गार्सिया है अब उसको मॉरिशस को नहीं दिया जाएगा, ये अमेरिका अच्छे से समझ चुका है, और इसको जो है अलग से बेस बनाया जाएगा। राजा का दायित्व है नेशन स्टेट की सीमाएं कृत्रिम चोल और शिवाजी महाराज की तरह सीमाओं का विस्तार राजा का धर्म है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखा जाए तो हम अपनी सीमाओं का जो विस्तार है उसकी अपनी कोस्ट होती है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आप जो सीमा है उनका विस्तार कीजिए। तो आज अगर सीमा विस्तार करना चाहते हैं तो उसकी कोस्ट होती है, और उसको ही हम कैलकुलेट करने के बाद ही किसी देश की या अपने देश की जो सीमा है उसको बढ़ा सकते हैं। यदि पश्चिमी ताकतें पीछे हटती हैं तो भारतीय नौसेना को वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। देखिए ये तो भारत की जो सेना है वो इसका डिसीजन लेने वाली है कि डियागो गार्सिया में अपना जो बेस है या फिर मालदीव के आसपास हमें ये बनाने में फायदा होगा या फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। मुझे तो ये दिखता है कि भारत की अच्छी पकड़ है, वो अपने आप में पर्याप्त है।
देखिए, अमेरिका ऐसे हथियारों का प्रयोग कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखे गए, जैसे मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही दिशा बदल देना। अमेरिका के पास में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी लोग अलग-अलग तरह की भावनात्मक वीडियो बना रहे हैं ना, कि देखिए ईरान ने मार गिराए इतने जेट फाइटर्स। ये क्या कर रहे हैं? ये जो है एक तरीका से यहाँ की जो पब्लिक है उससे, या फिर कहिए कि जो उम्मत के लोग हैं उनसे सिर्फ व्यू लेने का काम है। बाकी सच्चाई ये भी शायद जानते होंगे, नहीं तो फिर इस तरह के लोग जो है वो बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, फिर क्या ही कह सकते हैं। अमेरिका अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी बाहर ला रहा है क्योंकि यह उसका आखिरी बड़ा युद्ध है, और मुझे नहीं लगता ये आखिरी युद्ध नहीं है, ये तो चाइना वाला जो युद्ध होगा वो इनका आखिरी युद्ध होगा। एंथ्रोपिक और क्लाउड जैसे एआई का प्रयोग करके जो है टारगेट जो है डिटेक्ट किए जा रहे हैं, और मैंने जैसा शुरू में बताया कि बड़ी प्रिसिशन के द्वारा ही ये युद्ध जो है किया जा रहा है। जहां से भी ईरान की कोई मिसाइल उड़ान भरती है उसी पूरे एरिया को लगातार जो है मिसाइल्स के द्वारा हिट किया जाता है। तो आप समझिए कि ये जो है पूरा टेक्निकल वॉरफेयर होने वाला है, तो इतना आसान नहीं है। अब स्पूफिंग, जैसे मैंने बताया कि स्पूफिंग जो होती है उसका मतलब होता है कि एक तरीका से भ्रमित करना। तो जब जीपीएस की जब स्पूफिंग की जाएगी तो टारगेट कहीं और होगा, लोकेशन कहीं और दिखाई जाएगी, तो इस तरीका से। पर लेकिन मैंने जैसे कि बताया हमारे पास नैविक है, और हम एक स्ट्रेटेजिक वारफेयर में जब भी जाएंगे तो वहां पर जीपीएस का प्रयोग तो हम नहीं करने वाले हैं। तो 1999 यानी कारगिल वार में हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब अमेरिका अपने जो जीपीएस है उसका स्पूफिंग करे या कुछ भी करे, हाँ डेली बेस में हम यूज करते हैं, लेकिन जब बात आएगी स्ट्रेटजी की तो हम बिल्कुल भी जीपीएस का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ये याद रखना। कई विमान के रनवे बजाय खेतों में, वो तो अलग है। MH-37 का रहस्य रडार से MH-37 जैसे विशाल विमानों को गायब होना इसी उन्नत तकनीक का हिस्सा है। देखिए, मुझे नहीं लगता हमारा ये जो मैंने आपको बताया नाविक जो है ये अपने आप में हमारे डिफेंस के लिए पर्याप्त है। लोकतंत्र और रिजीम चेंज का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। देखिए, अमेरिका की ये जो लड़ाई है ये सिविलाइजेशनल लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, और हर एक बड़ा जो साम्राज्य होता है एक समय के बाद में वो डूबता है। अमेरिका का जो साम्राज्य है वो डूब रहा है। मैं इस पर 50 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं पहले भी, कि अमेरिका का साम्राज्य डूब रहा है और एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा है, यानी कि भारतीय जो है, अब भारत की जो अपना एक उदय है वो हो रहा है। तो अगली जो सबसे बड़ा जो साम्राज्य बनने वाला है 2050 तक, वो भारत होने वाला है। तो ये नए साम्राज्य का उदय है। एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा कि किस प्रकार से पहले 4 साम्राज्य का पतन हुआ और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, और इसी तरीका से दुनिया चलती रहती, एक चक्र है। लेकिन नैरेटिव वार, भारत में परमाणु हथियार नहीं चाहिए, सड़कें मत बनाओ, ऐसे नैरेटिव सेट करके भारत को कमजोर किया जा रखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आगे भारत सुनेगा। 2024 के चुनाव में भारत के दुश्मनों और डीप स्टेट ने सरकार बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उससे हुआ कुछ भी नहीं ना। डेटा की कोई सीमा नहीं है, डेटा हैज नो बाउंड्रीज। लेकिन भारत के द्वारा, अब अगर आप जानते होंगे कि बजट के अंदर भी हमने, आप जानते होंगे कि 31 मार्च 2047 तक बिल्कुल हॉलीडे दिया गया है, और इसमें हमारा जो लक्ष्य था वो था $70 बिलियन का लाने का, $70 बिलियन, जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा सेंटर बनाएंगे। और याद रखना कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि मोर देन 100 बिलियन डॉलर का जो है वो भारतीय कंपनियों के द्वारा ही निवेश कर लिया गया, और टोटल देखा जाए तो वो आता है 250 बिलियन के अप्रोक्सीमेट निकल करके, भारत और जो भारत की प्राइवेट कंपनी है। अब जो विदेशी कंपनी है उनका भी इसके अंदर कितना आता है, $50 बिलियन, उनका भी शामिल आता है अलग से निकल करके। तो ऐसा नहीं है भारत इसके लिए काम नहीं कर रहा, तो भारत इस पर काम कर रहा है। बात यह है ना कि जब कोई भी इस तरह के लोग काम करते हैं या फिर डिबेट करते हैं, तो उसमें समस्या ये आती है कि उनको जो है टेक्निकल सेक्टर की इतनी समझ नहीं होती जितनी डिफेंस की होती है, तो वो डिफेंस की ओर ज्यादा चले जाते हैं और टेक्निकल सेक्टर जो है वो छूट जाता है। तो हम जो है आपको एक होलिस्टिक व्यू देने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए ऐसा नहीं है, इतना चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगला जो टारगेट है वो यही होने वाला। और देखिए, चीन के रेयर अर्थ मटेरियल मैंने कितनी बार बताया कि 2029-30 तक जो है भारत के द्वारा इसको आत्मनिर्भर बन जाएगा, भारत रेयर अर्थ मटेरियल में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उसका पूरी वीडियो में बनाई हुई है कि भारत का इसमें बहुत जबरदस्त निवेश जो है वो किया हुआ है, तो ये हम हो जाएंगे। उसके बाद आता है ब्लैक बॉक्स, यदि अमेरिका सॉफ्टवेयर बंद कर देता है तो चीन जो है एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे। अमेरिका ये चाइना के लिए करने वाला है, चाइना और अमेरिका का जो है वो कंपटीशन है और कुछ नहीं। वैक्सीन और फार्मा, बिल गेट्स और पश्चिमी फार्मा कंपनियां, वो मैं अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। राजा का धर्म, जैसे मैंने बताया कि वो विस्तार करना है, लेकिन विस्तार के लिए आज वो थोड़ी चुनौती बिल्कुल अलग है। सरकारी फंडिंग, अमेरिका की तरह भारत सरकार को भी प्राइवेट डिफेंस कंपनी बिल्कुल भारत ने कर दिया है। आज भारत के जो डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी जो है समाहित किया गया है। SSS डिफेंस और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। हाँ,
इनको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और जब प्राइवेट कंपनी आ ही चुकी हैं तो ये सारी कंपनी भी आगे आएंगी। भारत के पास दुनिया का बेहतरीन एरोनॉटिकल ब्रेन और वैज्ञानिक है, इसका फायदा हम उठाएंगे, बिल्कुल हम उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो दोनों प्रश्न हमने शुरू में पूछे थे वो उनके आंसर है। पहले का है द हार्टलैंड थ्योरी जो मैकिंडर के द्वारा दी गई, और दूसरा जो प्रश्न है उसका जो आंसर है कोऑर्डिनेट्स बदलकर खेतों में या फिर कहीं दूसरी जगह उसकी लैंडिंग करा देना, इसे बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही था कि देखिए जिस तरीका का विश्लेषण दुनिया कर रही है उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत जो है आने वाले समय की महाशक्ति है। गूगल करके पढ़ना कि दुनिया भर की एजेंसियां क्या कहती हैं। कहती हैं कि 2050 तक भारत 50 ट्रिलियन डॉलर की, कितनी, 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है, पॉसिबिलिटी है। याद रखना इस बात को। और मैंने बोला है कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी निश्चित तौर पर बन जाएगा। तो सच्चाई यह है कि एक नई जो है एक अलग महाशक्ति का जो उदय है वो हो रहा है। वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद।